हमारा सवाल, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव है और रण पूरी तरह तैयार है। और रण दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सूबे में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए सबसे पहले जो पत्ते हैं वो कांग्रेस ने खोले हैं और सूबे में 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। तो उधर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान यानी कि बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। बीजेपी ने उपचुनाव से पहले घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है और घोषणाओं पर घोषणाएं और वादे पर वादे, क्योंकि सत्ता बचानी है और इसलिए चुनाव प्रचार में भी बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और लगातार घोषणाएं पर घोषणाएं की जा रही है। तो विपक्ष में बैठी जो कांग्रेस है उसने अभी तक अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव और इस सब के बीच बीजेपी ने पूरी तरह से एड़ी चोटी लगा दी है। एड़ी चोटी का जोर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अगली महिलाओं को संपन्न कराने के लिए आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व तो उपचुनाव से पहले बीजेपी का घोषणाओं का पिटारा आप देख सकते हैं कि लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी की धमाकेदार रैलियां और इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर बीजेपी की महिला नेत्री उमा भारती, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है और इसी पर करेंगे चर्चा। सुदेश तिवारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश जी बहुत बहुत स्वागत है और उनके साथ मौजूदगी है कांग्रेस विधायक विशाल पटेल, उनके साथ मौजूद है। सुदेश जी, लगातार हम पिछले 5 से 6 दिनों से देख रहे हैं घोषणाओं पर घोषणाएं, वादे पर वादे और इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज्यादा अहम केंद्र में भूमिका में। क्या कहते हैं इन 4 से 5 दिनों में लगातार जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी की जा रही है और अपने आप में ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे तौर पर कांग्रेस बनाम बीजेपी इस चुनाव को? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं कांग्रेस बनाम बीजेपी, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों की बात करें तो इतना, चूंकि बीएसपी अपना एक जनाधार रखती है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में ही सीधे टक्कर है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इस बार का चुनाव रोचक होगा, इसलिए होगा क्योंकि बागियों का चुनाव होगा। पहले वो क्षेत्र बागियों के लिए जाना जाता था, दस्यु के लिए, लेकिन इस बार वो बागी जो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में आए हैं और वो बागी की भूमिका में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर भाजपा की तरफ से, जैसा मैंने पहले कहा था, एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है कि जिस तरह से लगभग 4 से 5 दिन से शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विष्णुदत्त शर्मा और उनके साथ में उसी क्षेत्र के जो कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इन सभी ने मिलकर उस क्षेत्र में कहीं न कहीं ताबड़तोड़ रैलियां की और इसके साथ में विकास को लेकर जो कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया। खासकर जो चंबल एक्सप्रेस वे की बात है, 800 करोड़ रुपए, उसको लेकर कांग्रेस भी अपना दावा करती है, भाजपा की तरफ से कहना है कि हम बना रहे हैं। इसी तरह चाहे मुरैना में कॉलेज की बात हो, दतिया में विकास की बात हो, शिवपुरी की बात हो और गुना की बात हो, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। और आज का अगर घटनाक्रम कहें तो जो छतरपुर क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान पहुंचते और वहां पर सीधे से कमलनाथ को ही निशाना बनाते। उनका कहना था कि छतरपुर में कमलनाथ ने सरकार आते ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आने वाला था, उसको रुकवा दिया। साथ ही पूरे जितने भी अगर विकास के मुद्दे की बात की जाए तो कमलनाथ को घेरते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह है कि अभी तक की जो स्थिति है, कांग्रेस की आखिर की एक बड़ी रैली और सांवेर जो कि मालवा क्षेत्र में आते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा जो विशाल पटेल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सांवेर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी भी कांग्रेस की ओर से। तो मैं ही सवाल करता हूं विशाल जी, सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस तरह की स्थितियां बनी है, कांग्रेस क्या चुनाव प्रचार, हालांकि विधानसभा के वक्त भी ऐसा आया था, क्या अभी जो तेजी आना चाहिए आप लोगों की तैयारी, हालांकि आपने टिकटों के वितरण में तो तेजी दिखा दी, आप लोगों की क्या तैयारी है? और भाजपा लगातार कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा करती है। देखिए, आप ये देखें कि उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सभी यहाँ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो खोखले वादे किए थे शिवराज सिंह चौहान ने, और जो एक घोषणा भी मुख्यमंत्री के नाम में जाने जाते हैं, माननीय कमलनाथ जी ने जो बोला वो किया। वो कर्ज माफी की बात हो, बिजली बिल की बात हो
या कहीं भी कन्यादान योजना की बात है, किसी भी चीज की, ये कहीं ना कहीं जनता ये जान चुकी है। रही बात सिंधिया जी की, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सिंधिया जी गए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत कांग्रेस पार्टी में बहुत स्वादपूर्ण वातावरण हो चुका है हमारे यहाँ, और हमें कोई तकलीफ नहीं है। रही बात चुनाव की तैयारियों की, तो हम लगातार दौरे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का इतना जन समर्थन हमें मिल रहा है कि निश्चित तौर पर हम ये जो आज बोखलाहट आपको दिख रही है चंबल क्षेत्र में और सब्जूर, ये कहीं ना कहीं बड़ी बोखलाहट है, इसीलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं रोज कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जमीन खिसकती नजर आई है, इसी कारण से आज मैदान में है। विशाल जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, विकास की बात करें तो इस बार शिवराज सिंह चौहान जी अगर बात करें तो मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर इन क्षेत्रों में विकास की कई योजनाओं को अभी कहीं उद्घाटन किया गया है, तो इसको लेकर किस तरह देखते हैं? क्योंकि जो डेवलपमेंट की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान का कहना है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर वो काफी गंभीर है, और चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच से लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को लगातार घेरते हुए नजर आते हैं, उनका यही कहना रहता है कि इनके चलते विकास रुके थे और हमने इसीलिए कांग्रेस छोड़ी। नहीं, तो मेरा सिर्फ इसमें एक सवाल, आप ही के सवाल से सवाल बनता है कि क्या इस 15 महीने की सरकार ने काम रोक दिए थे? इससे पहले 15 साल सरकार किसकी थी? क्या इस 15 महीने में ही काम रुके थे? क्या इसके पहले कोई भी ऐसा कोई कार्य बताया इस 15 साल के अंदर जो उन्होंने मंजूर किया हो? क्यों आज ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करना पड़ रही है उनको? क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आज जनता उनके खिलाफ हो रही है? क्यों ऐसी स्थिति बनी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एक गद्दार और नेता सिंधिया जी जो माने जाते हैं, मेयर के खिलाफ पहली बार इतने बड़े बड़े रोड के ऊपर नारे क्यों लगे? क्योंकि उसका कारण था कि सिंधिया परिवार शुरू से गद्दार रहा है, ना कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे जब गद्दारी करी हो। मैं तो ये कहूं जब स्टेट्स का जमाना था, जब राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उस समय भी सिंधिया परिवार कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर भी सिंधिया स्टेट था, कुछ पार्ट था, होलकर स्टेट भी था, लेकिन आज भी होलकर स्टेट का जो न्याय है वो सामने दिखता है। आज भी थोड़ी तोजी बढ़ाने के चक्कर में, थोड़े पैसों के चक्कर में कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार ने डिगे छुटे कर दिए थे तोजी के कारण। और मैं तो आरोप लगाऊंगा बरसों तक आपकी कांग्रेस में जो महाराज थे और अब गद्दार हो गए। विशाल जी, चूंकि मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त मेरे साथ अनुपमा सिंह भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र के भ्रमण पर हैं। अनुपमा सिंह का हम रुख करेंगे। अनुपमा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? तो अनुपमा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामियों के कारण अनुपमा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विशाल पटेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के आप विधायक है। विशाल जी, लगातार आप कांग्रेस में तमाम संगठन के पदों में रहे, एक बहुत महत्वपूर्ण आरोप शिवराज सिंह चौहान ने लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधायकों का अपमान करते थे कमलनाथ। आप लगातार बैठकों में शामिल होते रहे हैं, ये अपमान की कहानी आखिरकार है क्या? क्योंकि लगातार विधायक से लेके मंत्री और मंत्री से लेकर विधायक, ये बात बार बार कही जाती थी कि जब सीएम कमलनाथ हुआ करते थे तो उस समय मंत्रियों से मिलने नहीं दिया जाता था, विधायक नहीं मिल पाते थे अपने मुख्यमंत्री से। क्या ये बात सही है विशाल जी? मैं समझता हूं कि जो वातावरण सभी विधायकों को, जो मान सम्मान सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को जो मिला, वो शायद ही किसी शासन में ऐसा मिलेगा। जिस प्रकार से मैं आपको एक चीज कह दूं कि कमलनाथ जी हर एक विधायक के साथ व्यक्तिगत तौर पर मिलते थे, हर एक व्यक्ति का तुरंत काम होता था। रही बात, ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसे का छलावा दिया उन लोगों ने। जो गद्दार थे, जिनको बिकना था, वो पैसे के कारण बिक गए और चले गए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमलनाथ जी के भाई ये जो आरोप लगाया ये निराधार है। हम तो व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर आया है और कोई ऐसा विधायक भी है जो सिर्फ सर्वे के आधार पर जीत के आया, कोई नेता की रिकमेंड नहीं है, उसकी भी सुनी जाती थी। और हर जगह वो कलेक्टर हो, एसपी हो या कहीं भी हो, तुरंत उसके काम होते थे। और कहीं ना कहीं इस विकास की जो डोर कमलनाथ जी ने जो थामी थी मध्य प्रदेश के अंदर, भू माफिया को खत्म करने की बात अगर हो तो ये कहीं ना कहीं विधायकों का फीडबैक था कि मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा भू माफिया था जो उन्होंने खत्म किया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कमलनाथ जी के ऊपर ये जो आरोप लगाया है निराधार है। सुदेश जी, उमा भारती भी लगातार मंच पर मौजूद रहे। उमा भारती ने भी बहुत बेहतर दिलचस्प अंदाज में बात कही है कि मैं भी उतनी अच्छे से सरकार नहीं चला सकती थी जैसी 13.5 साल शिवराज सरकार चली है सूबे में।
उमा भारती भी मंच में मौजूद की, हम क्या माने कि नहीं आप पूरी तरह शिवराज के साथ हैं? क्योंकि अलग तस्वीर एक समय मध्य प्रदेश में दिखी थी, उमा भारती का खेमा बहुत अलग हुआ करता था, शिवराज का खेमा बहुत अलग हुआ करता, लेकिन अब वो मंच में जताने की कोशिश, क्योंकि साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपना भतीजा कहा है उमा भारती ने। देखिए सूर्या, सियासत में कोई भी दोस्त और कोई भी दुश्मन हमेशा के लिए नहीं होता। इसीलिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मुझे ध्यान है कि जब बाबूलाल गौर साहब स्वर्गीय नहीं रहे, जब उनको पद से हटाकर शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया था, उस दौरान उमा भारती जी ने अयोध्या तक के लिए एक पैदल यात्रा निकाली थी और देश के बड़े नेताओं को कोसा था, चाहे लालकृष्ण अडवाणी हो, चाहे दिवंगत प्रमोद महाजन साहब हो। उसके बाद वो अयोध्या गई थी और उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी और लगातार प्रयास भी किया था, चुनाव भी लड़ी, लेकिन भारतीय जनशक्ति पार्टी का कोई वजूद नहीं था। लेकिन वर्षों तक ऐसी स्थिति में रहने के बाद उन्होंने पुनः भाजपा में वापसी की, लेकिन उनकी सक्रियता मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश में हुई सक्रियता। उत्तर प्रदेश के चुनाव की प्रभारी भी रही, चरखारी से विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद झांसी से लोकसभा जीती और उसके बाद अब वर्तमान में ये पहली स्थिति, अभी वो कहीं से नहीं चुनी गई। लगातार ऐसा कहा जाता रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की धुर विरोधी हैं, चाहे कई भी मामले हों उसमें उन्होंने व्यंग्य किया। लेकिन अब जो वर्तमान परिदृश्य है थोड़ा बदला हुआ है सूर्या। पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे थे कि देखा था कि प्रहलाद लोधी जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि प्रहलाद लोधी भी उनके करीबी हैं और एक और जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही कि एक और उन्हीं के जो समर्थक हैं कांग्रेस से भाजपा में विधायक आ सकते, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो अपने आप में जो पहले का सिनेरियो था, आपका सिनेरियो बदला हुआ है। इसीलिए उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की है। लेकिन उमा भारती की एक और विशेषता रही है कि उनका जो अपना एक अंदाज है अलग ही रहता है, जो भी कहना है सामने कह देती हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता को कहना हो या भाजपा के नेता को कहना हो। जिस तरह से पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2003 में उमा भारती की बदौलत ही भाजपा की सरकार आई थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान आ रहे हैं निश्चित तौर पर इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रिश्तों की बर्फ पिघली है। विशाल पटेल जी इस वक्त मेरे साथ हैं। विशाल जी, मैं आपसे पूछूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपकी सरकार, आपके कांग्रेस में रहते हैं तो एक बहुत महान नेता हो जाते हैं और अभी कांग्रेस छोड़ दिया तो गद्दार हो जाते हैं, और आपने कहा कि उन्होंने तोजी तक बढ़ा दी, इस तरह की बातें से। अब ये हकीकत क्या है, क्योंकि वर्षों तक लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको फॉलो करते थे। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि उनको फॉलो करते थे, कांग्रेस परिवार के वो सदस्य थे, लेकिन इस कांग्रेस परिवार को जब उन्होंने गद्दारी करी इस परिवार से, तो निश्चित तौर पर वो गद्दार कहना कोई गलत नहीं है। अच्छी बुरी सरकार, चलती हुई सरकार, इन्हीं के कुछ 6 मंत्री जो गए जरूर विधायक से प्रलोभन से लेके गए, और मैं तो आरोप लगाता हूं सिंधिया जी के ऊपर भी कि उन्होंने आज से नहीं, इतिहास गवाह है, शुरू से कांग्रेस पार्टी को हमेशा गद्दार या कहीं न कहीं गद्दारी के साथ उन्होंने धोखा ही दिया है हमेशा। ये आज पहली बार नहीं है, उनकी माताजी के टाइम पे हो या उसके पूर्व में भी हो, जब स्टेट्स का जमाना था। मैंने जैसे आपको 2 मिनट पहले कहा था कि यहाँ आज भी सिंधिया स्टेट की जो जमीन है वो 5 बीघे का 1 हेक्टर होता है। होलकर स्टेट आज इतना ईमानदारी से होलकर का जो माना जाता है स्टेट, उसमें 4 बीघे का हेक्टर होता है। तो ये उस समय भी छलावा किसानों के साथ अगर किया था तो ये सिंधिया परिवार ने किया था। रही बात, आप कहते हैं कि कांग्रेस में रहते हैं तो अच्छे व्यक्ति होते हैं और बाहर चले जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूं कि जाता कौन है, आज गया कौन है छोड़कर? गया तो वो खुद है। हमने तो उनको तो सिराना बिठाया था, हमने उनको यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है विशाल जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारी संवाददाता अनुपमा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है शिवपुरी से, और सहयोगी परवेश भी वहां पर मौजूदगी है। परवेश के पास चलेंगे और अनुपमा से समझेंगे। अनुपमा, क्या स्थिति आप देख पा रही है वहां पर, क्योंकि लगातार बीजेपी की हमने रैलियां देखी, बीजेपी का चुनावी शंखनाद देखा, इन सब के बीच आपने किस तरह की वहां पर तस्वीर देखी कार्यकर्ताओं के बीच के, नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया या कांग्रेस की पुरानी पार्टी के साथ? देखिए, अगर कहें कि मध्य प्रदेश में जो 27 उपचुनाव होने हैं और उनको लेकर भाजपा ने जो शंखनाद किया है, लगातार सीएम सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी एक तिकड़ी नजर आई है। सभी दौरों में कई सारी सौगातें लोगों को मिली हैं, वहीं पर कई शिलान्यास भी किए गए हैं, कई पुरानी जो घोषणाएं थी, पुराने जो काम थे, उनको फिर से दोहराया गया है। तो ऐसे में देखने में आया
जो सौगात दी जा रही, तो कई सारी सौगातों का जो पिटारा है एकदम से शिवराज सिंह चौहान ने खोल दिया है। अगर कहें कि प्रधानमंत्री का जो 70वां जन्मदिन है, उसमें भी अगर देखें तो पूरा जन्मदिन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। लोगों को सौगातें बांटी जा रही है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बांटे गए हैं, वही किसानों के लिए भी एक पैकेज बनाया। मेरे साथ में परवेज है, उनसे बात करेंगे। परवेज, इस चुनाव को, ये 27 उपचुनाव है, देश में पहली बार इतना बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है, किस नजर से देखते हो? क्या लग रहा है कि सौगातें मिल रही है जनता के लिए अच्छा है, या फिर वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस ने एक नाम दिया था घोषणावीर का। तो कहीं ना कहीं घोषणा करने के मामले में शिवराज सिंह चौहान हमेशा आगे रहे हैं, और जिस तरह की घोषणाएं वो करते हैं तो कहीं ना कहीं 10 में से 5 घोषणाएं तो उनकी हमेशा अमल में आई जाती हैं। भले एक लंबा समय उसको लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री जानते हैं जनता की नब्ज को और कार्यकर्ताओं की नब्ज को। जो कांग्रेस 15 महीने में नहीं कर पाई, वो 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने जनता की नब्ज पकड़कर इस उपचुनाव में उसका प्रयोग करने जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जो चंबल संभाग में उनके दौरे हो रहे हैं, ग्वालियर संभाग में उनके दौरे हुए हैं, हर जगह जो भी कार्यक्रम राजनीतिक मंच पर हुआ है, उन्हें करोड़ों रुपए की सौगात आम जनता को दी है। भले वो शिलान्यास के तौर पर उन्होंने उद्घाटन किया हो, लोकार्पण किया हो, लेकिन एक जनता को एक आस जगाई है कि कहीं ना कहीं ये योजना मैं आपकी मूलभूत योजनाएं आपके लिए लाया हूँ, और अगर मेरी सरकार चुनी जाती है तो मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। लेकिन ये 15 महीने एक चीज हम लोग सुबह से आज देख रहे हैं, गाँव में भी गए हैं, कई करेरा और पौरी विधानसभाओं में भी गए हैं, तो ये देखने में आया, लोग ये कह रहे हैं कि भले ही घोषणाएं की है, उनपे कुछ घोषणाओं पे तो अमल किया, कमलनाथ जी ने तो घोषणाएं भी नहीं की। बिल्कुल यही कारण है कि कमलनाथ जी की सरकार जाने के पीछे जो कारण है, जो जिस तरह के मंचों पर शिवराज जी ने जो जिस तरह के कटाक्ष कमलनाथ जी को लेकर किए, तो जो विधायक जो बागी हुए, जो कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी के साथ बीजेपी में, उन लोगों ने भी जो बयान दिए, जो भाषण दिए, उसमें ठीक है। अनुपमा, आपको रोकना चाहेंगे, सुदेश तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, लगातार अनुपमा जिस बात का बार बार जिक्र कर रही है कि घोषणा बहुत की जा रही है, लगातार मेडिकल कॉलेज से लेकर आपको बता दें कि DRDO की जो रिसर्च लैब है उसका ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और तमाम तरह की योजनाएं, मतलब जितने नाम लेते जाइए आप कम पड़ते जाएंगे। सुदेश जी, अनुपमा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, उनके साथ परवेज भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप अगर कुछ सवाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। सुदेश जी। अनुपमा क्या आपके साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता कुछ है? क्योंकि हमारे साथ इस वक्त विधायक पटेल जो कांग्रेस के विधायक हैं और सावेर विधानसभा के कांग्रेस के समन्वयक भी हैं, कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, तो इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र को लेकर। इनका कहना है कि वहां के लोगों के साथ में अन्याय हुआ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलत किया है मतदाताओं के साथ में। देखिए, हमारे साथ में यहाँ, क्योंकि हम करेरा विधानसभा क्षेत्र में हैं, और यहाँ पर के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि ये बताइए कि जो ज्योतिरादित्य पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो 22 विधायकों को लेके आ गए और यहाँ पर बिक गए, इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे, कहाँ तक सही है, क्या लगता है आपको? वो बिके नहीं है, उन्होंने, कमलनाथ जी ने काम नहीं की जनता की, और जो कर्ज माफ किया था ना, 0% भी रहा, वो कर्ज माफ नहीं किया गया, इसलिए विधायक उनकी कार्यशैली से नाराज थे, इसलिए महाराज साहब के साथ वो बीजेपी में आ चुके हैं। क्या लगता है, काम नहीं हो रहे थे और अब भाजपा सरकार आई है, तो फिर जो घोषणाएं हो रही है उनको अमला रूप जो है वो पहनाया जाएगा? नहीं, जो शिवराज सिंह ने बोला है ना, वो 100% पत्थर की लकीर होगी, जितनी घोषणाएं की है वो पूर्ण होगी। तो इनका कहना यही है कि जो भी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान अगर कर रहे हैं तो वो पूरी होंगी। अब परवेज से बात करते हैं, परवेज बताएंगे। परवेज, क्योंकि तुम इस बेल्ट से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, क्या लगता है कि ये जो घोषणाएं हैं केवल घोषणाएं हैं या फिर ये अमली जामा पहन पाएंगी? देखिए, हमें पीछे जाना पड़ेगा कि 15 साल शिवराज जी की सरकार रही, उस दौरान भी करोड़ों अरबों रुपए की घोषणाएं हुई, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। कई जगह शिलान्यास हुए, आज भी पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा नहीं हो सका है। तो ये कारण रहा कि शिवराज जी को घोषणावीर का नाम कांग्रेस ने दिया और उसको बनाया भी चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो भी कारण रहे हो, जो घटनाक्रम रहा, उसमें सरकार कांग्रेस की भले चली गई, लेकिन शिवराज जी एक बार फिर
इसी सौगात का पिटारा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है कि एक उम्मीद है कि यहाँ घोषणाएं पूरी होंगी, क्योंकि उनके साथ में ज्योतिराज सिंधिया है जिन्होंने उनसे वादा किया है कि 1 साल के अंदर जितनी भी घोषणाएं की जा रही है उसको अमली यहाँ बनाया जाएगा और धरातल पर उसका रूप आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो शिवराज जी को काफी उन्होंने कहा कि कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर उनको भी कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है जो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं उसको अमली जामा पहन पाएंगी? वो योजनाएं केवल घोषणाएं रह पाएंगी या फिर उनको अमली जामा भी पहनाया जाएगा? देखिए, मेरा नाम शिवाजी साहब सिंह है, मैं कालीपाड़ी से प्रधान हूँ। कोई भी व्यक्ति हो जो सोचता है जरूरी वो कर सके, लेकिन कोशिश आशा उस हिसाब से उनका ठीक भी है। शिलान्यास अब जितना हो सके उतना करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है दे डू द बेस्ट फॉर द एमपी। और देखिए, ये इनका कहना ये है कि अगर उन्होंने घोषणाएं की हैं तो अनुपमा, हम चाहेंगे आपके पीछे बच्चों की मौजूदगी हम देख पा रहे हैं और ये भविष्य है, अपने आप में भी कभी वोटर बनेंगे। आप उनसे भी थोड़ा बातचीत करिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ या मामा शिवराज, आपके पीछे बच्चों की मौजूदगी है। अनुपमा, हाँ, मैं बच्चों से बात करके बताती हूँ। ये बताइए, बच्चे बात करेंगे क्या? ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और ग्रामीण बच्चे हैं। आप ये बताओ, आपको मामा चाहिए या कमलनाथ? मामा। क्यों? क्योंकि भी हर योजना को मानते हैं, हर योजना को मतलब हर योजना को प्रारूप देते हैं। आप बताओ, आपको मामा चाहिए या कमलनाथ? मामा। मामा क्यों? क्योंकि वो हर योजना क्या मतलब मामा सुन लिया इसलिए मामा चाहिए, या फिर है ना आगे पढ़ना भी है, आगे और कुछ और भी सोचना है? इसलिए तो मामा चाहिए। मामा चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको तो भाई मामा ही चाहिए, मामा के अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अनुपमा, रोकना चाहेंगे, सुदेश तिवारी जी के पास चलेंगे। सुदेश जी, मामा शिवराज की जो एक फैन फॉलोइंग है, या हम कहें कि जनता जनार्दन के पीछे जो इमेज है उसका आप देख सकते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज का तुरंत ऐलान कर दिया जाता है, डीआरडीओ रिसर्च लैब का तुरंत ऐलान कर दिया जाता है, चंबल वाटर प्रोजेक्ट का तुरंत ऐलान किया जाता है, और उन योजनाओं को जुबान पर रटाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत अच्छे से आता है। महिलाओं के बीच आप देखिए, साधना सिंह को वो छोड़ देते हैं। साधना सिंह जब महिलाओं के बीच में जाती है तो उनकी एक अलग इमेज रहती है, मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर उनकी इमेज नहीं रहती है। मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर बहुत अलग इमेज होती है, और वही तस्वीर हम देख पा रहे हैं। बच्चों का यही कहना है कि मामा शिवराज योजनाएं देते हैं, उन्हें नहीं पता कोई भी योजनाओं का नाम, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ मामा शिवराज। सुदेश जी, देखिए सूर्या, इसमें कोई दो मत नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण परिवेश से आते हैं और जहां भी जाते हैं अपने आप को कनेक्ट करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो उनकी अपील है, कांग्रेस और भाजपा में एक बेसिक सा फर्क है, जमीनी और गैर जमीनी वाली जो बात होती है। लेकिन कांग्रेस में भी बहुत जमीनी राजनेता हैं, और इस वक्त विशाल पटेल जो मेरे साथ हैं, इनके बारे में बताना चाहूंगा। पिछले दिनों जो किसानों की फसल चौपट हुई थी उसमें खुद उनके बीच गए थे। तो ऐसे नेता कांग्रेस में भी हैं, अगर उनको मौका मिलता है, बहुत सालों बाद इनको मौका मिला। तो शिवराज सिंह चौहान के बीच में ये जो इनोसेंट और नाबालिग बच्चे भी उनका नाम ले रहे हैं, उसके पीछे उनकी सक्रियता ही है। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र की जो 16 विधानसभाएं हैं, वहां के अलग अलग सिनेरियो हैं। वहां पर कास्ट बेस्ड फैक्टर है, और वहां पर अगर बात करें तो वहां पर जातिगत के साथ साथ में डेवलपमेंट की बात की जाए, वहां पर अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। जिस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह रेत को लेकर एक आंदोलन कर रहे हैं, तो पूरे क्षेत्र में अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और मुरैना और दतिया, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अलग स्थिति बनी हुई है। इस वक्त जो विशाल पटेल मेरे साथ हैं, विशाल पटेल जी से हम सबसे पहले पूछेंगे। विशाल जी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ साथ में मैं आपसे बात करूंगा, मालवा निमाड़ की भी कुछ सीटें हैं, चाहे मंधाता सीट हो या फिर नेपानगर सीट हो या सांवेर सीट हो या फिर हाटपिपलिया सीट हो या फिर पन्नावर सीट हो। इन सीटों को लेकर चूंकि और एक दुखद खबर और आई है सूर्या कि एक और कांग्रेस के विधायक दिवंगत हो गए, नहीं रहे, कोरोना से उनकी मौत हुई है। तो अब 27 से 28 विधानसभाओं पर चुनाव होगा। काफी दुखद खबर है। 25 के साथ में 3 जो सीटें हैं अगर बात करें वो दिवंगत होने के बाद खाली हुई हैं। अगर विधानसभा की बात की जाए, और आज जो राजगढ़ डबरा की सीट है वो खाली हुई है। तो विशाल जी, जो फसलों को लेकर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों काफी घोषणा की और उन्होंने दौरे भी किए और किसानों को कहा कि उनको मुआवजा मिलेगा। उस लिहाज से चूंकि आप भी किसान नेता हैं, क्या कहेंगे, और मालवा निमाड़ में आपकी क्या तैयारी है? मैं शिवराज सिंह जी, जिस प्रकार से आपने कहा और पहले भी चर्चाएं हुई, घोषणावीर हम कहते हैं और उसका प्रमाण भी है।
सुबह जब वो उठते हैं, एक पेपर और पेन लेते हैं, 10 घोषणाएं डेली एक नया बनाते हैं और वो घोषणा तय कर देते हैं कि आज शाम तक मुझे 10 घोषणाएं करना है। लेकिन मैं एक भी ऐसी योजनाएं जिन्होंने जो पिछले 5 सालों के अंदर जो घोषणाएं करी उसके अंदर कितनी मंजूर हुई, कितनी अमलनामा पहनाया गया, ऑन रिकॉर्ड कितनी हुई, मौके पर कितनी बनी, एक सोचने का विषय है। ये रिकॉर्ड की बात है। रही बात कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान की, अगर दोनों बात करें तो कमलनाथ जी जो बोलते हैं घोषणा कभी नहीं करते हैं, जो चीज होती है वो तुरंत उस चीज में अमल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो नहीं किया हो। उन्होंने अगर बात करी रोजगार देने की बात करी तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए करी, ना कि बाहर के किसी प्रदेश के लोगों के लिए बात करी होगी। और दूसरी बात, आपने जिस प्रकार से कहा कि हमारी क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ पूरी जनता जनार्दन है। आप ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने नाम लिया बदनावर का, सांवेर का, मानदाता का, और भी अनेक जगह जो हम लोग कर रहे हैं, आप ये देखेंगे भाजपा का पूरा जमीन पूरी खिसक चुकी है। उनको कोई अब सालों में कभी मां नर्मदा की याद नहीं आई, कभी नर्मदा जी की यात्रा निकाल रहे हैं, कभी कोई राम अब सुर्खी में अगर गोविंद सिंह जी की बात करें तो विशाल जी आपने रोजगार की बात कही है, रोजगार की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो इस बात को लेकर अब तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, हम सूबे में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोजगार देंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के होंगे। इस फैसले का आप स्वागत करते हैं विधायक होने के नाते? देना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी को, मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कब से कमलनाथ जी का अनुसरण किया, पहल उन्होंने करी थी इस चीज की। इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर सीमेंट फैक्ट्री से लगाकर कोई भी बड़ा अगर यहाँ आता है विदेश तो उसकी शुरुआत करी थी, तो उसने करी थी और मैं धन्यवाद। विशाल जी, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में युवा रोजगार के लिए चाहत रखते हैं, उस बात को लेकर कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश वासियों को रोजगार मिलेगा, इस बात के लेकर पूरी तरह आशान्वित है आप, स्वागत करते हैं बीजेपी सरकार के इस फैसले का, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है इसकी शुरुआत कमलनाथ जी कर चुके थे और मैं धन्यवाद देता हूं शिवराज जी को कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको सराहना करेंगे। ठीक है सुरेश जी, आप लगातार इस बात का बार बार भी जिक्र कर रहे हैं घोषणाओं का कि आने वाले समय में और भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दौरे होंगे, लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है चुनाव प्रचार अभी कांग्रेस का शुरू नहीं हुआ है और इन सब के बीच बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार योजनाओं पर योजनाएं आने वाले समय में, क्योंकि 1 से सवा महीने के बीच चुनाव हो जाएंगे, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह के, इन सब के बीच कांग्रेस अभी तक अपने चुनाव प्रचार का आगाज नहीं कर पाई है। सुदेश जी, देखिए निश्चित तौर पर पिछली 2018 की बात की जाए तो उसमें भी काफी देर से स्टार्ट हुई थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की जो 15 विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि इनकी शुरुआत नहीं है। और बाकी जो नेताओं की बात करें तो उस क्षेत्र में जो ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में है, लगातार कांग्रेस के नेताओं ने भी अब सक्रियता बढ़ाई है। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह गए थे और उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा थे और डॉक्टर गोविंद सिंह वहां पर सक्रिय हैं। लेकिन ये वाला जो बेल्ट है, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर कांग्रेस की अच्छी शुरुआत अभी नहीं दिखाई दी है। हालांकि जो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में कई दावेदार हैं, कई अलग अलग सीटों पर कांग्रेस के दावेदार रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अशोकनगर में प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, कन्हैयालाल अग्रवाल को जो गुना की बमोरी है वहां पर घोषित किया गया है, करेरा विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर शुरुआत तो की जा चुकी है। लेकिन अगर बड़े चेहरों की बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, 2 बड़े चेहरे हैं जो लगातार यहाँ पर एक्टिव है पूरे प्रदेश में। लेकिन जो ये क्षेत्र है, कौन सा, मालवा निमाड़ का क्षेत्र है, मंदसौर से हरदीप सिंह डंग जो कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए, यहाँ पर कोई पाटीदार कैंडिडेट लगाने की बात की जा रही है। इसी तरह देवास का हाट पिपलिया क्षेत्र जो कि खाती बाहुल्य क्षेत्र है, मनोज चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, सिंधिया के करीबी थे, जीतू पटवारी के रिश्तेदार कहे जाते हैं, वहां से भी बघेल को घोषित किया गया कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। लेकिन सबसे प्रमुख बात है धार की बदनावर विधानसभा, जहां पर कांग्रेस की सेकंड लाइन ही नहीं रही कई वर्षों से, यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं किया जा सका है। और सुर्खी की बात विशाल पटेल जी कर रहे थे, जो सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत हैं, यहाँ पर पिछले दिनों दिग्विजय सिंह का बयान आया था कि राजपूत परिवार का वर्षों से कांग्रेस पर कब्जा रहा है, इसलिए सेकंड लाइन आ ही नहीं पाई। तो कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जैसे कि मांधाता सीट है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कुर्मी परिवार की बात करें, मंडलोई परिवार की बात करें तो कई अलग अलग बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। नेपाल नगर से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, 30 विधानसभा है। तो अपने आप में जो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत तो हो चुकी है,
लेकिन जिस आक्रामकता से, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं जो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर है, कद्दावर नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस का वो प्रचार नहीं दिख रहा जो 2018 के विधानसभा चुनाव में दिखता था और युवा नेताओं की मौजूदगी होती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया गरजते थे, लेकिन अब वो तस्वीर है नहीं, क्योंकि अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बीजेपी का गमछा पहन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जीतू पटवारी से लेकर तमाम वो युवा नेताओं की फौज इस वक्त तो नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसा भी पहली बार हो रहा है जब 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुरेश तिवारी जी करेंगे, विशाल पटेल कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी आपका। तमाम आपने अपनी बात रखी है और इसके लिए, क्योंकि स्थिति बहुत अलग है। आप समझिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो नहीं दिख रहा है। मुझे लगातार इस बात का बार बार जिक्र करना होता है, क्योंकि अनुपमा के साथ जो हमने कार्यकर्ता देखे, बच्चों की जुबान पर अगर मामा शिवराज है तो आखिरकार क्यों है, इस पर भी आपको, आपकी पार्टी को आखिरकार चिंतन करना होगा। और इस बात के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जो 16 विधानसभा सीटों के अलावा जो समस्त 27 विधानसभा सीटें हैं, उस पर क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अनुपमा हमारे साथ जुड़ी। अनुपमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके सहयोगी परवेश का। तो लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ समूचे मध्य प्रदेश में जिन 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उन पर सभी की निगाह है। लेकिन आने वाले वक्त में कि क्या बीजेपी पूरी तरह से अपने को सेफ मानते हुए जो 27 सीटों पर जीतने का दावा करती है, क्या उस सीट पर काबिज हो पाएगी, या कुछ कांग्रेस की सीटें अपने आप में कांग्रेस अपनी संजीवनी बचा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा पढ़ते।